श्रेणी 2 में लेकर चलता हूं, बोइंग बनाम एयरबस। दुनिया में 2 बड़ी एविएशन कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती है। एक है बोइंग, यह भी अमेरिका की है, दूसरी है एयरबस, यह भी अमेरिका की है, लेकिन एक दूसरे कारपोरेट किलिंग और वैश्विक षड्यंत्र के लिए माहिर माने जाते हैं। आप जानते हैं इन लोगों ने दुनिया के किसी देश को एविएशन में आने नहीं दिया। भारत आज स्पेस का सरताज है, राजा है, बादशाह है। इतना सस्ता हमारा पीएसएलवी उड़ता है, हम मंगल पर जा सकते हैं, हम मून पर दक्षिण में जाते हैं जहां पर अमेरिका रशिया नहीं गया। तो हम क्या एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकते? हम तेजस फाइटर बना सकते हैं, लेकिन हम सिविल एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, हम हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते। अगर हम बनाएंगे तो इतना सस्ता बनाएंगे कि इनका बाजार बंद हो जाएगा, शटर डाउन हो जाएगा। और इसलिए ये कंपनियां दुनिया के किसी कंपनी को उतरने नहीं देती। अगर आती है तो उनके एक्सीडेंट करवाती है, अगर आज नहीं मानती है तो खरीद लेती है। दुनिया की अब तक 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों को इन्होंने अब तक खरीदा हुआ है। ये तो खरीद ही लेती है, भले वो जर्मन की कंपनी हो, फ्रांस की कंपनी हो, लेकिन ये आपस में भी एक गला काट युद्ध लड़ते हैं। और क्या उस गला काट युद्ध का परिणाम है कि इन्होंने बोइंग को गिरा दिया ताकि एयरबेस का बिजनेस बढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट खरीदा है बोइंग से। और वो खतरनाक निर्णय है दिखाने के लिए, भारत को चेताने के लिए एयरबस ने यह करवाया है। यह सवाल बनता है कि नहीं है। प्रश्न 16वां है, क्या बोइंग की एयरबस से प्रतिस्पर्धा भारत के लिए जानलेवा बन रही है? दुनिया की 2 बड़ी विमान निर्माता कंपनियों में खून की होड़ चली है, बोइंग और एयरबस। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा व्यापार की सीमाएं लांघकर जान की कीमत तक आ जाए, सब सवाल उठते हैं जो मैं उठा रहा हूं। क्या भारत जैसे उभरते बाजार में बोइंग की साख बचाने के लिए जान को नजरअंदाज किया जाएगा? एयरबस से पिछड़ते जा रहे बोइंग को शेयर और कॉन्ट्रैक्ट क्या भारत को क्रैश टेरिटरी बना रहे हैं? ध्यान रखना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बड़े पैमाने पर बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, तो एयरबस क्या क्रैश टेरिटरी हिंदुस्तान को बना रही है? क्या हमारी जान इस कारपोरेट वार की सबसे सस्ती कीमत चुका रही है? मैं 100 प्रश्न लेकर आया हूं, किसी विषय को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए इनको भी नहीं छोड़ रहा हूं। प्रश्न 17वां, क्या यह बोइंग की कारपोरेट किलिंग रणनीति का हिस्सा है? जब कोई कंपनी डूब रही होती है तो या तो सुधरती है या मारती है। क्या बोइंग जानबूझकर ऐसी तकनीकी खामियों को छिपाती है जिससे हादसे होते रहे पर सौदे न रुके? क्या यह दुर्घटना के पीछे एक छिपा हुआ एक्सेल सीट होता है जिससे जान से ज्यादा पैसा हम होता है? क्या हमारी उड़ानें व्यापारिक युद्ध का ब्लडशेड है? क्या भारत को बोइंग के इनर सर्कल की जांच करनी चाहिए और उसके बगैर उसका एक भी हवाई जहाज हिंदुस्तान में उड़ने से रोकना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न केवल मैं नहीं उठा रहा हूं, इन लोगों के शातिर दिमाग और इस कारपोरेट किलिंग ने अमेरिका के कई राज्यों में, कई स्टेट्स में इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, बड़ी बड़ी एजेंसियां इनको खुले में बुला कर प्रश्न पूछ रही है। तो मैं सुरेश चौहान के इस देश का एक नागरिक यह प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकता? 18वां प्रश्न, क्या भारत को बोइंग के विमानों से अब दूरी बना लेनी चाहिए? हर बार दुर्घटना, हर बार बोइंग, और फिर भी विश्वास क्यों? क्या बोइंग की रेखा चित्र और परीक्षण प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त है कि नहीं है? क्या हमें विकल्पों पर विचार नहीं करना चाहिए, जैसे जापानी, यूरोपीय या घरेलू तकनीक? क्या बोइंग भारत के लिए एक भरोसेमंद सहयोगी है या डूबता हुआ वो जहाज? जब जान जोखिम में हो तो मेड इन अमेरिका का टैग गर्व नहीं, शंका का बड़ा प्रतीक बन जाता है। वो मेरे लिए बना है, भारत सरकार के लिए बनना चाहिए, एविएशन कंपनी के लिए बनना चाहिए, तभी सुरक्षा की गारंटी होगी। प्रश्न 19वां, क्या बोइंग की सुरक्षा तकनीक अब पुरानी पड़ चुकी है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई, ऑटोमेशन, सेंसिंग और सेंसिंग सिस्टम्स, ऐसे युग में बोइंग अभी भी उल्टी बटन पर निर्भर है।
उन्हीं बटनों पर उनका काम आज भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी पर चलता है। वही काम अगर 90 के दशक में बना होगा और वही अगर आज चलता है तो अब एआई का जमाना है। क्या उनकी तकनीक भारत के ट्रैफिक, मौसम, एयर स्ट्रिप के अनुकूल है? क्या यह टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष युग में उपनिवेशक सोच से बनी हुई है जो किसी और को इसमें आने नहीं देती? क्या हम अपने यात्रियों को एक म्यूजियम भेजते हैं या फ्लाइट भेज रहे हैं? यह हमको यहां पर समझना जरूरी है। प्रश्न 20वां है, क्या भारत बोइंग का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है? हादसों के बाद बदलाव होते हैं, लेकिन पहले हादसे कहां होते हैं? क्या भारत उन देशों में गिना जाता है जहां पहले कमजोर विमान भेजे जाते हैं? क्या नए डिजाइन वाले विमानों की पहली उड़ानें भारत जैसे देशों में ही की जाती है? क्या बोइंग भारत को रिस्क एक्सेप्टेंस जोन समझता है? हमारी जानें क्या सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए ली जा रही है? जैसे चूहे पर परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कई अमेरिका फार्मा कंपनी हिंदुस्तान की लड़कियों पर अपनी दवाइयों की टेस्टिंग करते हुए अपराधी पाई गई। बिल गेट्स का ट्रस्ट भी आज भी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। क्या अमेरिका टेक कंपनियों को हिंदुस्तानी नागरिकों को चूहे के बराबर मानकर, सुअरों के बराबर मानकर उनके ऊपर मेडिकल टेस्ट करवाए हैं? क्या वही अब हमारे एयर स्पेस में हमारे साथ हो रहा है? बड़ा प्रश्न है। अब 21वां प्रश्न, क्या बोइंग का लॉबिंग नेटवर्क भारत में भी सक्रिय है? क्या सरकारी एजेंसियों पर बोइंग के लॉबिस्ट का दबाव है? क्या डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जैसी संस्थाएं स्वतंत्र है या किसी से प्रेरित है, किसी से प्रभावित है, किसी से प्रताड़ित है या किसी की परिधि में है? हमें HRP की इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या हमारी नौकरशाही और राजनीति भी बोइंग के पैकेज में बंधी हुई है? क्या कोई विमान सुरक्षा से पहले रिश्वत से उड़ता है? देश के रक्षक कौन? लॉबिस्ट या जासूसिया? अहमद पटेल के रहते हुए खरीदे गए विमानों पर प्रश्न उठा था, लेकिन आज वो प्रश्न कहां गुप्त हो गया है? संसद में पूछे गए प्रश्न आज भी काले कागज पर लिखे हैं कि अहमद पटेल ने एयरक्राफ्ट जो खरीदे थे उन्हीं दरमियान का एयरक्राफ्ट है। आज अहमद पटेल एनडीए में हैं, क्यों जांच पूरी नहीं हुई? अहमद पटेल ने क्या क्या खरीदा था उस समय? क्या टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया हिंदुस्तान का ये जमीन और आकाश? आज इसकी जांच होनी चाहिए। प्रश्न 22वां, क्या बोइंग ने एयर इंडिया को पुराना स्क्रैप तो नहीं थमा दिया है? ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई हो? कौन सा विमान कब बना, कौन उड़ा, कितनी बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ? क्या एयर इंडिया को सब जानकारी दी गई? क्या जो दी गई वो सच थी? क्योंकि जानकारी देने का सोर्स तो और कोई है नहीं, अकेली अमेरिका है और उसके कंट्रोल की इंटरनेशनल संस्था है जो दुनिया के किसी भी विमान को बनने के बाद एक स्टैंडर्ड देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए एकमात्र एजेंसी है। वो नहीं चाहती तो दुनिया के आकाश में कोई उड़ नहीं सकता, खास करके कमर्शियल एयरक्राफ्ट। क्या सस्ते दाम में पुराना विमान बेचा गया है? ये उस डील का हिस्सा था क्या जिस पर सवाल उठे थे? अब लेकिन लोग मौन हैं। क्या हम नई बोतल में पुरानी शराब की तरह यही जहाज उड़ा रहे हैं जो पुराने हो चुके हैं? क्यों एयर इंडिया को हमेशा सेकंड हैंड डील्स मिलती है? क्या यह राष्ट्रीय विमानन कंपनी है या कचरा संग्रह कंपनी है? अब इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है। मैं टाटा ग्रुप को मांग करता हूं कि इस पुराने डील की आप जांच की मांग करिए, क्योंकि आपके पैसे कितने ज्यादा गए या कितने बचेंगे इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन आपके एयरक्राफ्ट में उड़ने वाले हिंदुस्तानी के जान से हमको चिंता है और इसलिए आपको हम ये जांच की मांग करवाने के लिए कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने 23वां प्रश्न लेकर आ रहा हूं। अभी तो मुझे 100 पढ़ने हैं, 32 मिनट में मैं केवल 22 प्रश्न पूछ चुका हूं, लेकिन जल्दी जल्दी लेते हैं। यह विश्व के इतिहास में किसी टीवी चैनल द्वारा किसी एयर एक्सीडेंट या षड्यंत्र पर पूछे गए सबसे लंबे सवाल है। क्या बोइंग ने 23वां प्रश्न, क्या बोइंग ने जानबूझकर जांच से पहले उड़ान का दबाव डाला था? क्योंकि हवाई जहाज ग्राउंड होगा तो शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा, तो पूरी जांच के पहले उड़ा दो, हम है ना, ये कहकर तो नहीं उड़ा गया था।
हादसे से 3 दिन पहले इस विमान की इंजन जांच रद्द क्यों हुई, या अगर हुई तो पूरी क्यों नहीं हुई? क्या टेक्निकल ऑब्जर्वेशन को नजरअंदाज किया गया था? क्या बोइंग के दबाव में एयर इंडिया ने समय से पहले उड़ान शुरू कर दी थी इस एयरक्राफ्ट की? क्या कमर्शियल दबाव टेक्निकल सत्य पर भारी पड़ गया? जब मुनाफा ही उड़ान की कीमत तय करे तो नीचे गिरना तय होता है, चाहे वो व्यक्ति हो या हवाई जहाज। प्रश्न 24वां, क्या बोइंग की अमेरिका लॉबी भारत की सुरक्षा व्यवस्था में दखल देती है? क्या अमेरिका के व्यापारिक हित हमारी हवाई सुरक्षा नीति पर हावी है? क्या एफटीए रक्षा सौदे के बदले में हमें खराब विमान मिलते हैं? क्या हमें दोस्ती के बदले बोझ दिया जा रहा है? क्या बोइंग की लॉबी भारत की एयर डील्स में फैसले तय करती है? यह व्यापार है या ट्रैप है? ट्रैप। 25वां प्रश्न, क्या बोइंग पर पहले भी जानलेवा सौदे के आरोप नहीं लगे? क्या इससे पहले इथियोपिया और इंडोनेशिया में बोइंग के विमान इसी वजह से गिरे थे? क्या उन मामलों में भी कंपनी ने मुआवजे देकर चुप्पी खरीदी थी? क्या यह उनकी शांत रणनीति है? क्या बोइंग की दुर्घटनाओं का इतिहास अब भारत को दोहरा रहा है? क्या हम बोइंग की लाशों की कतार बनते जा रहे हैं? अब अगला नाम किसका है? प्रश्न 26वां, क्या बोइंग और एयरबस की तकनीकी जांच भारत में निष्पक्ष होती है? क्या डीजीसीए जैसी एजेंसियां दोनों कंपनियों के बराबरी पर रखती है? क्या एयरबस की एक गलती एक एफआईआर होती है? अब तक तो नहीं हुई, किसी भी नहीं हुई, किसी घटना में नहीं हुई। अब अगर छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए किसी ऑटोमोबाइल कंपनी या गैरेज पर कार्रवाई होती है तो हवाई जहाज कंपनी पर क्यों नहीं? तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? लेकिन बोइंग की कई गड़बड़ियों को नोटेड विथ कंसर्न रह जाती है। क्या भारत की विमानन नीति कंपनियों की जड़ता से मुक्ति पाएगी या सिर्फ ब्रांड देखकर आंखें मूंद लेगी? 27वां प्रश्न, क्या भारत ने बोइंग पर अतिरिक्त भरोसा करके गलती की है? जब हादसों की सूची लंबी और आश्वासन की भाषा पुरानी, तब भरोसा अंधभक्ति बन जाता है। क्या भारत ने बोइंग पर आंख मूंद कर इतना भरोसा कर लिया कि सवाल उठता है अब यह अपराध हो गया है? क्या हमारी नीतियों की कमजोरी है या राष्ट्रहित से समझौता है? भरोसा देशभक्ति है, लेकिन आंख मूंदना आत्महत्या है, यह भी यहां पर समझना जरूरी है। 28वां प्रश्न, क्या भारत अब बोइंग की जगह घरेलू विमान निर्माण पर जोर देगा? क्या यह समय है जब हम अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा नहीं स्वावलंबन ले ले? क्या भारत को एचएल, डीआरडीओ और निजी विमान कंपनियों को मिलकर देश में विमान बनाना शुरू करना चाहिए? अगर इसरो मंगल पर पहुंच सकता है तो एक सुरक्षित विमान क्यों नहीं बना सकता? जब जान देश की हो तो निर्माण देश का ही होना चाहिए। प्रश्न 29वां, क्या चीनी टेलीकॉम उपकरणों के जरिए एविएशन नेटवर्क में सेंधमारी हुई है? कई एयरपोर्ट और कंट्रोल टावर पर चीनी तकनीक से लैस हैं। क्या इन उपकरणों के जरिए हमारी फ्लाइट्स कंट्रोल और डेटा खतरे में है? क्या चीन हार्डवेयर के भीतर वायरस भेज रहा है? क्या हम अपने ही सिस्टम से दुश्मन को बैठा कर चला रहे हैं? यह मेड इन चाइना के नकाब में मेड इन सिस्टम या मेड इन अमेरिका का खेल है। बड़ा गंभीर मुद्दा है। अब प्रश्न 30वां है, क्या यह एक बहुराष्ट्रीय संघर्ष का एक प्रतीकात्मक शिकार था? भारत अब किसी के पिछलग्गू नहीं, अब विश्व शक्ति के कतार में खड़ा है, लेकिन इस परिवर्तन से कई देशों की नींद उड़ी हुई है। क्या एयर इंडिया का यह विमान एक प्रतीक था जिसे गिराकर हमें चेतावनी दी गई कि विमान क्षेत्र नहीं, भारत की वैश्विक उड़ान पर यह हमला है? क्या यह दुर्घटना स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिगाड़ने की चाल है?